नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, एसएससी जीडी 2024 नई भर्ती आ गई है। और देखो बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, एसएससी के एग्ज़ाम में बैठो, रेलवे के एग्ज़ाम में बैठो, बैंक के एग्ज़ाम में बैठो, आपको अगर किसी सेलेक्टेड बच्चा से आपने अगर बात किया कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले बोलेगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 3 साल का ज़रूर लगा के जाना पेपर में। तो बच्चों, आप लोग के लिए 2023 का आयोजित जो परीक्षा हुआ था, जनवरी के महीना में शुरू हुआ था 10 तारीख से। कुल 76 शिफ्ट में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लिया गया था। उसका जीके का हम लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट एक एक वीडियो में सारे प्रश्न को करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। देखो बच्चों, ऑफिशियल पेपर है, यानी कि हम लोग जो पेपर आपके पेपर में दिखता है, एग्ज़ाम में दिखता है, उस पेपर से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सारे प्रश्न को। और साथ में बता दें कि आपके लिए डिस्कशन ज़बरदस्त रूप से रखा गया। जो 4 ऑप्शन होते हैं आपके सवाल में, उन 4 ऑप्शन का हम लोग डिस्कशन भी करने वाले हैं पूरे वीडियो में। और जितने भी शिफ्ट का वीडियो का एनालिसिस हम लोग करेंगे, एक एक प्रश्न का निचोड़ देंगे, पूरा डिस्कशन के साथ करेंगे बच्चों। क्योंकि एसएससी जीडी यानी वर्दी, और जो बच्चे वर्दी के लिए सीरियस हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बार जो एसएससी जीडी 2024 की भर्ती है वो कितनी भर्ती आई है। ज़रा कमेंट बॉक्स में जितने भी सीरियस हैं वर्दी पहनने के लिए छात्र, वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक, देखते हैं। और साथ में एक स्माइल वाला इमोजी भी साथ में लगा के भेजिएगा कि कितनी वैकेंसी आई है इस बार। क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि वैकेंसी बहुत बड़ी आई है, तो उसके साथ एक स्माइली का इमोजी तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 तारीख पहला महीना 2023 पहले शिफ्ट के कुल 20 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी अब 20 प्रश्न ही जीके का पूछता है। 20 प्रश्न आपसे मैथ का पूछेगा दोस्तों, और 20 प्रश्न आपसे रीजनिंग का, 20 प्रश्न हिंदी या अंग्रेजी सेक्शन से पूछता है। और दोस्तों, मुझे भी पता है और सबको पता है कि आप लोग मैथ भी काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं, तो इसलिए मैथ में अच्छा मार्क्स लाते भी हैं आप लोग। रीजनिंग में समय देते हैं, रीजनिंग में भी अच्छा मार्क्स ला देते हैं। हिंदी और इंग्लिश में समय देते हैं, तो यहाँ भी आपका मार्क्स अच्छा होता है। लेकिन आप लोग भागते हैं जीके सेक्शन से, तो भागना नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 76 शिफ्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न जीके सेक्शन में सही हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आपका पेपर हो जाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। प्रश्न काफ़ी मस्त है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है रिपीट हो जाए यह प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है, उस त्यौहार का नाम है, उस महोत्सव का नाम है पोला महोत्सव। क्या नाम है बच्चों? पोला महोत्सव। याद रखिएगा। कहाँ का है यह त्यौहार? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में यह त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि बैलों से हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, बहुत मदद करते हैं बैल हमारे खेती करने में। अब देखते हैं दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन बचा है, काला घोड़ा महोत्सव, आप लोग को याद होना चाहिए, यह भी त्यौहार महाराष्ट्र का है, आप लोग को याद रखना है, महाराष्ट्र का है काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक, गुड़ी पड़वा आपको दिख रहा है, ये भी महाराष्ट्र का है बच्चों, याद रखना है। मकर संक्रांति, अच्छा गुड़ी पड़वा जो है, यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, मराठी नव वर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, गुड़ी पड़वा त्यौहार को। मकर संक्रांति जिसको हम लोग फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब में इसको खिचड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। कौन से त्यौहार के नाम से? खिचड़ी। खिचड़ी जैसे आप लोग 14 या 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति बच्चों पूरे देश में मनाया जाता है। हालांकि अलग अलग फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अलग अलग नाम होता है, जैसे बिहार में आ जाइएगा तो इसका खिचड़ी नाम पड़ जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए, एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगला सवाल अब आपके सामने आ गया है, ये मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए बच्चों, मास और मार्केसिया जो है ये आपका आता है
ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा ब्रायोफाइटा क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है ब्रायोफाइटा, पता है आपको? देखिए पादप जगत के जो उभयचर होते हैं उनको बोला जाता है ब्रायोफाइटा। पादप जगत के उभयचर को क्या बोला जाता है? ब्रायोफाइटा बोला जाता है। ऐसे पौधे जो स्थलीय होते हैं, कहाँ? स्थल पर होने वाले पौधे जो निषेचन के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, यानी वैसे पौधे जो स्थल पर तो होते हैं लेकिन निषेचन के लिए उनको क्या चाहिए बच्चों? जल चाहिए। वैसे पौधों को ब्रायोफाइटा में रखा गया है, आपको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखा जाए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? देखिए जो जागोई है बच्चों, यह है मणिपुर का, याद रखिएगा। तो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मणिपुरी नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली मानी जाती है। कौन? जागोई, याद रखिएगा। आपके पहले दिन ही यह एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में 10 जनवरी के एग्जाम के पहले शिफ्ट का प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। देखिए सत्रिया के बारे में डिस्कस जरूर करिएगा, क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, सत्रिया जो है असम का नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, ओडिशा का ही है। ओडिसी जो नृत्य है वो कहाँ का है? ओडिशा का है। और कथक आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चलिए हम बताते हैं। कथक है उत्तर प्रदेश का। अब आप लोग से एक प्यारा सा सुनहरा सा सवाल है, कथकली। पूरा मजा लेते हम लोग पढ़ेंगे जीके को। ठीक है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि कथकली किस राज्य का नृत्य है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान कीजिए। जीवाश्म ईंधन के जो जलते हैं उनसे प्रदूषण होते हैं, उनके तरीके को पहचानिए जिसके तहत हम लोग उस प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन ऐसे सवाल में ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग चाहिएगा कि डायरेक्ट पढ़ें डायरेक्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पे आपको ऑप्शन पे फोकस करना होगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा, ऑप्शन को दिमाग में बैठाना होगा, तब जाकर आप आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन पे आप लोग थोड़ा गौर करेंगे। गुप्त ऊष्मा को कम करके, अब बताइए जीवाश्म ईंधन जो जल रहा है उसका ऊष्मा को कम कर दीजिएगा तो फायदा क्या है? खाना कैसे बनेगा, है ना बात? दूसरा ऑप्शन में लिखा गया है कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके। ये भी गलत कथन लिखा गया है। आप कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके आप प्रदूषण को कम नहीं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन में है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। बिल्कुल सही है। देखिए जब तक आग सही से नहीं पकड़ता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। आप लोग देखे होंगे घर में, अगल बगल कहीं भी देखे होंगे कि जब तक आग अच्छा से नहीं पकड़ता है वहाँ से धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, लेकिन आग जब अच्छे से पकड़ लेता है तो धुआं की मात्रा कम, ऊष्मा और प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो दहन की प्रक्रिया को अगर आप अच्छा कर देते हैं, उसकी दक्षता में वृद्धि कर देते हैं, बढ़िया से जलाने लगते हैं तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि वहाँ से धुआं बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, याद रखिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, फिर एग्ज़ाम का मज़ा कुछ अलग ही होगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? अब पंचवर्षीय योजना से तो आपके सवाल पूछे ही जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो पंचवर्षीय योजना आपसे लगातार पूछा जाएगा, एक बार नहीं बार बार पूछा जाएगा अलग अलग पेपर में। प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इन 4 में से क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना था 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये कि पहला पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो याद रखिएगा फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होता है, कब तक चलता है? 1956 तक चलता है। इसका नाम क्या दिया गया था? याद रखिएगा, बार बार पेपर में पूछा जाता है, आगे भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ही यह प्रश्न पूछा गया है, तो
तो अभी बता देते हैं, उस समय आप लोग आसानी से बता लीजिएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल बोला गया, पहले पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चला था। सेकंड वाला भी याद कर लो फटाफट, 56 में शुरू हुआ और 61 में चला, यानी 1956 से शुरू हुआ था और 1961 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना चला था। ये किस नाम से था? तो पीसी महालनोबिस के नाम पे, महान व्यक्ति हैं, पीसी महालनोबिस के नाम पे इसको रखा गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना का नाम याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच स्टडी पॉइंट 11 को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहुंचाइए अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को। किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया था? तो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया गया था सितंबर 2022 में, याद रखिएगा। पूर्णतः स्वदेशी है इसलिए यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, घबराने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है? अब आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से बताना है कि कौन सा योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो समर्थ योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। समर्थ योजना जो है बच्चों वह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी समर्थ योजना की कौन सा मंत्रालय चलाया है? तो वस्त्र मंत्रालय चलाया है, याद रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम एक योजना का वीडियो लाएंगे जिसमें केंद्र के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे सिंगल वीडियो में, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अब बताओ यह प्रश्न किस पेपर में नहीं मिलता है? क्या एसएससी जीडी में ही आएगा? बिल्कुल नहीं। भारत के जितने एग्जाम होते हैं जिसमें जीके सेक्शन है वहाँ इस प्रश्न को बार बार बच्चों से पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा अशोक। देखो बच्चों, मौर्य राजा अशोक था जिसके शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था जो काफ़ी प्रभावित किया था। इसके बाद अशोक ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, बच्चों याद रखना है, ठीक है। तो अशोक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसके बारे में थोड़ा सा, जब कलिंग युद्ध इतना इम्पोर्टेंट है तो इसका वर्ष जान लो, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखना 261 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अशोक के बीच तो हुआ ही था और इसके साथ इसके सामने कौन था? तो राजा पद्मनाभन के बीच हुआ था, याद रखना राजा पद्मनाभन के बीच हुआ था कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में, याद रखना है। पेपर में जरूर प्रश्न यह पूछा जाएगा। अगला सवाल अब आपके सामने है 9 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल आसान सवाल, कहीं भी आप लोग ट्यूशन करते हो, कहीं भी आप लोग कोचिंग करते हो, यह प्रश्न को जरूर उन सर ने पढ़ाए तो पक्का होंगे। अब आप कितना ध्यान से पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव याद रखना संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, क्या लिखा गया है? निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। याद रखना संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा भी और लोकसभा भी, दोनों सदन के निर्वाचित लोग जो निर्वाचित मेंबर हैं उनके द्वारा और राज्य विधानसभाओं के मेंबर के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर 2024 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 2023 का जो जनवरी का पेपर है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, सीजीएल में यह प्रश्न को देखा गया है, तो आपके पेपर में यानी एसएससी जीडी 2024 जो होगा उसमें भी यह प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। देखो, तपन कुमार पटनायक ने नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो वह है नृत्य छाऊ नृत्य में। अच्छा बच्चों, ये छाऊ नृत्य किस राज्य का है? याद रखना पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का है छाऊ नृत्य। सत्रिया मैंने पहले ही प्रश्न में बता रखा है, बताओगे असम में है, असम का नृत्य है। ओडिसी, ओडिसी का है, उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है बच्चों? कुचिपुड़ी जो नृत्य है किस राज्य का है?
बताओगे आंध्र प्रदेश का है। ठीक, अगला सवाल देखा जाए। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के नोट, बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? हालांकि अब तो 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, याद रखना आप लोग, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बैंक के नोट का पृष्ठभाग किस पर चित्रित है, यानी 2000 के नोट के पीछे जो है किसका चित्र लगा है, तो बताना है मंगलयान का। ये बहुत शानदार एक वीडियो मैंने करा रखा है नोट और उनके रंग और उन पर छपे चित्र के बारे में, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं अभी दिखा देता हूं कौन सा वीडियो था, और उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नोट वाले प्रश्न जो पेपर में अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में सबका जवाब मिलने वाला है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी के नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान का फोटो है। हालांकि मेरा काम है बताना, लाल किला 500 रुपये का नोट पे लगा हुआ है, लाल किला का फोटो। सूर्य का मंदिर यानी कोणार्क में जो मंदिर है सूर्य मंदिर, ये कितने रुपए के नोट पे है, तो बताइएगा 10 रुपये के नोट पे है। ठीक, रानी की वाव याद रखिएगा 100 रुपये के नोट पे है रानी की वाव। ठीक, आइए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद कितने थे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे हमारे संविधान में? याद रखिएगा 395 अनुच्छेद थे हमारे संविधान में। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है उस समय अनुसूची कितनी थी, तो अनुसूची थी 8, भाग कितने थे? 22, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब अनुच्छेद की संख्या लगभग 470 हो गई है। ठीक है, अभी अनुच्छेद की संख्या लगभग 470 है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची आपके 12 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। और भाग याद रखिएगा 25 या 26 हो गए हैं आपके भाग, याद रखना ये सारे फैक्ट। अगले सवाल देखा जाए, 13 नंबर सवाल आपके सामने आ गया है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? यानी आपातकाल के समय भी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कौन सा मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में बताया गया है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता? हमारा सही उत्तर होगा अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, देखो 20 में क्या बताया गया है और 21 में क्या बताया गया है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो 20 अनुच्छेद की अगर बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण के बारे में बताया गया है आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकार की उसकी रक्षा करना किसका काम है? अनुच्छेद 21 का। तो अगर ये आपातकाल भी लगता है तो ये जो दो हमारे मौलिक अधिकार है इसको निलंबित सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो कैलेंडर वर्ष में, यानी एक ही कैलेंडर वर्ष में 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? तो आपका सही आंसर होगा मिहिर सेन, याद रखिएगा। स्टैटिक प्रश्न है, सबको याद रहता है बच्चों, आपको भी याद रखना है, मिहिर सेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत के एकदम बीचों बीच से गुजर जाती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? बच्चों इसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है। और पता है आपको यह कितने राज्य से होकर चलती है, गुजरती है? बताइएगा। कुल 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। हालांकि सबका नाम हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान में एक बार रख लीजिएगा। कुल 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और हमारा त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखा जाए। ऐसी राजस्व
प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? तो गैर प्रतिदेय कहलाती है। ऐसा राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर कोई दावा नहीं होता उनको गैर प्रतिदेय बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल अब आपके सामने पूछा गया है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? और यह प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था, ग्रुप डी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, सीएचएसएल में भी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया और एसएससी जीडी में भी यह सवाल पूछा गया। कितना इम्पोर्टेंट यह सवाल है आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट से लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, तो स्पोर्ट के बारे में भी नॉलेज आपको होना चाहिए। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? तो कर्नाटक राज्य ने जीता था विजय हजारे ट्रॉफी, याद रखिएगा। ठीक है, किसको हराया था? तो आप बताइएगा। सौराष्ट्र को हरा के, किसको हरा के? सौराष्ट्र को हराकर कर्नाटक जीता था विजय हजारे ट्रॉफी 2017 और 18 का। देखिए, एशिया कप अभी हाल ही में समाप्त हुआ है पुरुषों का, जो कि फाइनल हुआ था भारत यानी इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था। इसमें कौन जीत गया? अपना प्यारा देश भारत जीत गया, शानदार तरीके से जीता। पूरी की पूरी श्रीलंका टीम को 49 या 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था। 10 के 10 विकेट ले लिए थे हमारे गेंदबाज ने। उसमें मोहम्मद सिराज नाम के जो गेंदबाज है हमारे देश के, उन्होंने 5 विकेट लिया था। रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी की थी बच्चों। कहाँ इसका आयोजन किया गया था? याद रखिएगा, श्रीलंका, और कुछ मैच आपके पाकिस्तान में भी खेले गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत कितने बार जीत गया एशिया कप? तो कुल 8 बार भारत एशिया कप जीत चुका है, और वहीं श्रीलंका 6 बार एशिया कप जीता है। पाकिस्तान अब तक 2 बार एशिया कप जीता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा पूरा फैक्ट आपके एशिया कप से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है बच्चों, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था। भारतीय क्रिकेटर है, अभी चोट की वजह से वो क्रिकेट से बाहर है। तो राज्य ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार अगस्त 2022 में कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे। अगला सवाल देखा जाए, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? बिल्कुल आसान सा सवाल, कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है अरेबिका कॉफ़ी, याद रखिएगा। कहाँ उगाया जाता है बच्चों? कर्नाटक में उगाया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहना है, मन लगेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताना है कि वैकेंसी कितनी आई है आपके एसएससी जीडी 2024 में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और यह पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। 1881 आप बताइएगा इसका सही उत्तर, जो कि पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। हालांकि 1872 में एक बार जनगणना की गई, लेकिन आंशिक रूप से की गई, लेकिन 1881 यानी 9 साल बाद पूर्णतः संपूर्ण जनगणना की गई बच्चों 1881 भारत में पहली बार, याद रखिएगा 1881 में। अगला सवाल देखा जाए। अच्छा, 20 सवाल हो गए, चलो 20 सवाल हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। आप जिस स्टडी ग्रुप से पढ़ते हैं, जहां से हेल्प आपको मिलता है, वहां आप भी हेल्प पहुंचाइए, बच्चों के पास वीडियो पहुंचा दीजिए। ठीक है, इतना बस आपको करना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, वो भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन बच्चों आप लोग सीरियस होकर पढ़ो, जीके को आप लोग हल्का में मत लो। जीके ही सिलेक्शन दिला रहा है आजकल। आप कहीं भी बात कर लो, किसी से भी पूछो, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आज के समय के लिए जीके है। जीके को इग्नोर नहीं करना है, और जीके में क्या पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाना है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।